नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज़, आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया है अभी, पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं और कितने सेक्शन होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। आपको उस वाले वीडियो में अच्छे से एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो आज हमारा जो वीडियो है ना, वो इस पर है कि हम क्वेश्चन का जो आंसर है वो कैसे लिखें कि हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, है ना। तो आज हम लोग इसी की चर्चा करते हैं। बेसिकली ये मेरी अपनी नोट्स है। मैं अपनी हैंड राइटिंग में आपको लिख के दिखाना चाह रही हूँ कि हाँ, कैसे हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं हमारे एग्ज़ाम में। कई बार ऐसा भी हमने लोगों को कहते सुना है, बिल्कुल होता भी है कि हमने तो अच्छा लिखा था बट फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो गाइस देखिए, जो आंसर राइटिंग करने का एक बेहतर तरीका होता है वो ये होता है कि हमें हमारे जो की पॉइंट्स हैं, जो हमारी हेडिंग्स हैं, उन्हें हाईलाइट करके हमें एग्जामिनर को दिखाना होता है कि हाँ, हमने ये चीज़ें लिखी है और आप इसको देखिए और इसी के आधार पर हमें मार्क्स दीजिए। ठीक। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे टोटल 3 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है उसको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उससे जानते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। तो इसमें हमें क्या शब्दों की जो लिमिट होती है ना, सॉरी यहाँ पर हमने 50 शब्द लिखा है बट एक्चुअली यहाँ पर 100 शब्द में हमें अपने आंसर देने होते हैं। तो हमें जैसे हमारा एक क्वेश्चन आया कि सीखने के नियम का संक्षिप्त विवरण दीजिए अथवा अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो हमें इसे सब 100 शब्दों में डिफाइन करना है। तो जैसे हमने ये लिखा है कि अधिगम या सीखने से तात्पर्य उस मानसिक प्रक्रिया से है। तो हमने देखिए, जो मानसिक प्रक्रिया यहाँ पर हमने अंडरलाइन करा है, तो हम इसको हाईलाइट करके एग्जामिनर को दिखा रहे हैं कि देखिए हमने ये चीज़ें लिखी हैं और इसके आधार पर हमें आप मार्क्स दीजिए। जिसमें व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार या पूर्व अनुभूति व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन होता है। मतलब एक तो यह जो अधिगम है ये प्रगतिशील प्रक्रिया है, मीन्स मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा, इससे हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है और परिमार्जन होता है। ठीक। तो इस तरीके से हमें अपने की पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है। ओके। फिर उसके बाद और हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए, चाहे हम हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से। अगर इंग्लिश मीडियम से है तो फिर कोई बात नहीं है, बट अगर अब हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमें बाइलिंगुअल जो सेंटेंसेस हैं, जो डिफिनीशंस हैं, वो यूज़ करने चाहिए। इससे क्या होता है, जब हमारा जो आंसर ना वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होता है तो वो फिर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर और हमें अच्छे मार्क्स मिल पाते हैं। ठीक। तो जैसे अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफर्ड, अब हमें नीचे अंडरलाइन करना है, फिर हमें हाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप करना है, कहाँ पर। तो इन सारे शब्दों को, इन सारे त्रुटियों को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी कॉपी लिखनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये आपका 100 शब्दों का मतलब 100 वर्ड्स का एक जो ये आंसर है उसको लिखना चाहिए। तो ये तो अति लघु उत्तरीय रहा। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय बात करते हैं, जो कि आपका प्रश्नोत्तर संख्या लाइक हम 5 मान के चलते हैं ना, चूँकि हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं खंड आ से। खंड बाकी अगर हम बात करें, है ना, सेक्शन 2 की, तो इसमें हमें 60 से 80 हमने लिखा है, बस यहाँ पर आपको करेक्शन करना है। ये आपके 300 शब्दों में होने चाहिए। जैसे इसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था कि आपकी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मैं उसी को बिल्कुल आपको बता रही हूँ कि प्रकृतिवाद को परिभाषित करते हुए प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और उसको बतलाइए। तो हमने सबसे पहले इसमें हेडिंग डाला। देखिए, जो हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था वहाँ पर ऐसे हेडिंग वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। जो हम उसका आंसर लिखते हैं ना, उसको नॉर्मल बस लिखना होता है। बट जब लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें की पॉइंट्स हाईलाइट करके, हेडिंग वगैरह डाल करके, नीचे अंडरलाइन करके, ये सारी चीज़ें हमें एग्जामिनर को दिखानी होती है कि देखिए भाई, हमने इतना इतना लिखा है और आपको हमें इतने मार्क्स देने होते हैं। देन डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ओके। सो अगर हम लोग इसकी बात करते तो देखिए, इसमें हमने लिखा है ना कि प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृति ही मूल तत्व है। जो कि हमारा प्रकृतिवाद है वो प्रकृति को ही सब कुछ मानता है। मीन्स मेटाफिजिक्स एंड सुपर नेचुरल में विश्वास ना करके वह प्रकृति को ही पूर्ण वास्तविक मानता है, यानी कि जो हमारा जगत है, जो हमारी प्रकृति है, उसी को ही मानता है। तो इस तरीके से हमें प्रकृति को ही पूर्ण वास्तविक, जो एक्चुअल में उसके मतलब मीनिंग को डिफाइन करते हैं, उसी की पॉइंट्स को हमें हाईलाइट करना होता है। ओके। इसमें भी हमने ऐसे डेफिनेशन, और हमें ये चीज़ याद रखना चाहिए, हम कोई भी एग्ज़ाम लिखें वहाँ पर हम किसी के वर्डिंग, जो भी हमारे विद्वान होते हैं उनके अनुसार जो उनका मत होता है, उनसे रिलेटेड जो भी उन्होंने बोला है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रख के लिखें।
तो डेफ़िनेटली हमें एक अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके, और इसी तरीके से देखिए हमने ये सारी चीज़ें आपके लिए रखा है, ठीक है? तो इसको कम से कम 2 पेज में, तो 2 से ढाई पेज में कम से कम लिखना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? लिखना ही चाहिए। उसके बाद हमने वो मतलब प्रकृतिवाद को डिफ़ाइन करके फिर प्रकृतिवाद की विशेषताएँ, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें हमने बता दिया है। फिर इसमें हमें कुछ पॉइंट्स मिले थे, वो हमने आपके लिए ऐड कर दिया है कि हाँ, ये चीज़ें इसकी विशेषताएँ की बात करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये हमने आपको हाइलाइट कर दिया। तो इस तरीके से हमें अपने आंसर को राइट करना होता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं खंड साकी मीन्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको लगभग 150 से 250 शब्दों में नहीं, बल्कि इसको 600 शब्दों में लिखना होता है। ओके, तो इसमें जैसे क्वेश्चन है सृजनात्मकता के तत्व, विकास की अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास का वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल इसमें यहाँ पर सबसे पहले हमें सृजनात्मकता को डिफ़ाइन करना होता है। उसके बाद हमें जो, जैसे हमने बोला, किसी का अगर मत होता है किसी भी विद्वान के, तो उनके अनुसार हमें अपनी परिभाषाएँ देकर के उसको इन्वर्टेड कॉमा में लगा करके लिखना होता है। इस तरीके से हम एक अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं इन एग्ज़ाम। तो गाइज़ इस तरीके से हमें अपनी जो मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हेडिंग्स आनी चाहिए, उसमें अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए, और कोशिश करें कि हम एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमें अपनी कॉपी को इस तरीके से लिखना चाहिए। जितना अच्छा लिखेंगे डेफ़िनेटली हमारा जो मार्क्स है उतना अच्छा गेन होगा। तो देखिए, अगर पॉसिबल हो तो अपनी कॉपी में हम एक मतलब डायग्राम अवश्य बनाएँ, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो या फिर लघु उत्तरीय ना। अगर हम डायग्राम बनाते हैं उसके थ्रू जो हमारे मार्क्स आते हैं ना, वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हमने जैसे उच्च स्तर, नीच, इसमें ये टेलर द्वारा प्रस्तुत स्तर का पदानुक्रम सिद्धांत है, तो उन्होंने दिया था, तो इसको हमने इस तरीके से बना दिया। तो एक एक ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 डायग्राम हमारे आंसर राइटिंग में होना चाहिए, जिससे हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो गाइस इस तरीके से ये हमारी अपनी हैंडराइटिंग में हमने आपको नोट्स बना के दिखा दिया है कि हाँ, कैसे हमें लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए, हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, लघु उत्तरीय प्रश्न को और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो इस तरीके से हमें लिखना होगा, तो हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना? और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और गाइज़ हम बहुत ही जल्द आपकी क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा ताकि आप तक सारी वीडियो पहुँच पाए। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ये रही आज की वीडियो।